everyone. I welcome you all to a channel which is Arihant पढ़ाकू और मैं हूँ दिव्या आपकी साइंस एजुकेटर और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का सेशन एंड एज यू ऑल नो दैट कि हम लोग एक MCQ सीरीज कर रहे हैं तो आज हम MCQ सीरीज में करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और आपको पता है ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आई होप आप सबने अच्छे से इसको प्रिपेयर भी कर लिया होगा। Topics to be covered in this chapter are composition of blood, blood clotting, blood transfusion, structure and working of heart, ECG, heart sounds and BP, ascent of sap, translocation of food. So these all topics are included in the transportation chapter and let me tell you one thing कि कोई भी topic इसमें से deduct नहीं हुआ है. So there is no deduction. There is no deduction. तो आपको thoroughly ये पूरा चैप्टर सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से तैयार करने हैं एंड आई होप आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं थोड़े स्क्वेरी होते हैं, पता नहीं कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आएगा कि नहीं, कोई क्वेश्चन आप मिस तो नहीं करोगे। सो यू मस्ट बी हैविंग दीज काइंड ऑफ थॉट्स गोइंग इन योर माइंड। So let me tell you one thing, I am here to resolve all your doubts and just make you perfect in this chapter. तो आप अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक MCQ सीरीज जो आपको पता है हमारी चल रही है, हम उसी का एक क्विज करेंगे और वो क्विज करने का तरीका ऐसे रहेगा दैट आई विल गिव यू वन ऑप्शन, उसकी क्वेश्चन 4 ऑप्शंस होंगे उसके और उसके बाद में आपको लगभग कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगी, कह लो कि 10 सेकंड्स का टाइम दूंगी, राइट। एंड दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ टाइमर, तो 10 सेकेंड्स आपको खुद ही एक रफली मतलब कैलकुलेट कर लेने हैं और उस 10 सेकेंड के अंदर आपको मुझे लाइव चैट के अंदर आंसर देना है एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स मैं आपको उसका फाइनल आंसर बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है और उसका जस्टिफिकेशन भी आपको मैं दूंगी। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द सेशन एंड आई होप यू ऑल आर रेडी टू रॉक। So let's get started. So I'm starting with the MCQ quiz. Everybody just be prepared with your notebook and a pen and also be ready to answer in the live chat. So the first question is, the blood leaving the tissues is rich in. मतलब जो ब्लड टिश्यूज से आता है उसमें क्या चीज ज्यादा होती है, वो किस चीज में रिच होता है? A option hemoglobin, B CO2, C option H2O and D option is O2. Take your 10 seconds of time and answer me in the live chat. कि आपको क्या लगता है कि जो टिश्यूज से ब्लड आता है that is rich in which substance? Take your 10 seconds and write your answer in the live chat. Time is up. Your 10 seconds are up. Now it's my turn to answer you. तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो ऑप्शन है हमारा CO2। अब देखो आपको पता है कि इस तरीके से पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, ये आपकी जो ऊपर है तो आपको पता है दीज आर लंग्स। लेट मी चेंज द पॉइंटर कलर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब आप देखो ये जो पोर्शन है आपका ये क्या है, दीज आर लंग्स, ठीक है। और आपको पता है बेसिकली लंग्स के अंदर क्या होती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब ब्लड प्योरीफाई होता है। और ये आपका आ गया जो बीट करता हुआ दिख रहा है और आप सबको पता है हार्ट एंड दिस इज समझो आपके सारे टिश्यूज के पास यहाँ पे आर्टरीज ब्लड लेकर जाती है, कैपिलरीज बन जाती है, कैपिलरीज से एक्सचेंज हो जाता है और कैपिलरीज हमेशा कहाँ बनती है, टिश्यूज के पास, बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी आपको पता है उसमें तो बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वी डू हैव ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हम टिश्यू लेवल पे बात करते हैं या सेल लेवल पे बात करते हैं तो जो टिश्यू से ब्लड मतलब जो ब्लड कैपिलरीज टिश्यूज को सराउंड करती है तो टिश्यूज से उनके अंदर कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहां से ये प्योर ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड कौन सा आ रहा है, प्योर। तो प्योर ब्लड जब आएगा, लेट्स से दिस इज टिश्यू, तो अगर प्योर ब्लड आएगा तो प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यू के अंदर चली जाएगी एंड टिश्यू विल यूटिलाइज इट और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से CO2। तो ये जो CO2 है ये कैपिलरी ब्लड में आ जाएगी और CO2 जब कैपिलरी ब्लड में आती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाती है और फिर वो जो ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है, इट कम्स टू द राइट साइड ऑफ हार्ट और वहां से फिर वो लंग्स में जाता है फॉर गेटिंग प्योरिफाइड। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, करेक्ट ऑप्शन इज CO2। सो आई थिंक यू गॉट इट कि क्यों यहाँ पे CO2 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इन्फेंट्स RBC
आरबीसी इज फॉर्म्ड इन, मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्यूट सी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है, क्यूट सा बेबी है, तो इन्फेंट्स के अंदर जो आरबीसी है वो कहाँ पे बनते हैं? ऑप्शंस है स्प्लीन, लिवर, किडनी या थाइमस। एंड योर टाइम इज स्टार्टिंग राइट नाउ। टेक योर टाइम, थिंक इट केयरफुली और फिर मुझे इसको आंसर दो आप लाइव चैट में। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर फॉर इट इज दैट इज ऑप्शन ए। जो आरबीसीज होते हैं जिनको बेसिकली आप एरिथ्रोसाइट्स भी बुलाते हो, इट इज अदर नेम फॉर आरबीसी, तो एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो अडल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो अडल्ट्स के अंदर तो वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। अडल्ट्स के अंदर वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बट इफ आई टॉक अबाउट इन्फेंट्स, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो बहुत छोटे बच्चे, उनमें कहाँ बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड इन स्प्लीन। और कौन से सेल से बनते हैं आरबीसी? बेसिकली आरबीसीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स। कहाँ से बनते हैं? स्टेम सेल से। तो यू शुड रिमेंबर कि जो आरबीसी है वो अडल्ट्स के अंदर बोन मैरो में बनते हैं और इन्फेंट्स के अंदर स्प्लीन में बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, antigens are found in A, found on surface of red cells, kind of red cells that identify the blood type, large carbohydrate, और D ऑप्शन इज बोथ A and B। आपको बताना है कि जो एंटीजेंस है वो आपको कहाँ मिलते हैं। एंटीजेंस आर फाउंड ऑन सर्फेस ऑफ रेड सेल्स, मतलब रेड सेल्स के सरफेस पे मिलते हैं आपको, या काइंड ऑफ रेड सेल्स ही होते हैं जो कि ब्लड टाइप इंडिकेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या ए एंड बी बोथ होते हैं। सो योर टाइम इज स्टार्टिंग राइट नाउ, तो इसको सोचो और मुझे लिखकर बताओ कि एंटीजेंस आपको कहाँ मिलते हैं। टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर इन द लाइव चैट। तो टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फाउंड ऑन सर्फेस ऑफ रेड सेल्स। आपको पता है बेसिकली जो रेड सेल्स होते हैं वो होते हैं आरबीसी, ठीक है। तो जो आरबीसीज होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं ब्लड के अंदर कि आपको पता है कि हमारे ब्लड का कलर ही पूरा का पूरा रेड होता है, ठीक है। तो आरबीसी डिस्क लाइक होते हैं। हाउ दे अपीयर? दे आर डिस्क लाइक। इनके सरफेस पे एंटीजेंस होते हैं। सरफेस पे क्या होते हैं? एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय A, RBC, plasma, C, leukocytes, and D, we have platelets and damaged tissue. आपको बताना है कि जब ब्लड क्लॉटिंग होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है, राइट? एंड योर 10 seconds आर स्टार्टिंग राइट नाउ। प्लीज टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द लाइव चैट। Time is up and the correct option is option D. It is secreted by platelets. अब आपको पता है platelets क्या होते हैं? Basically, platelets are the cells, fragment like sort of, which are also called as thrombocytes. उनका दूसरा नाम क्या होता है? Thrombocytes. And they are present in the plasma. They are present in the plasma. ठीक है। तो जो platelets होते हैं they actually help in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है कि सपोज आपको कोई चोट लग गई तो चोट से खून निकल रहा है, तो खून थोड़ी देर में बंद हो जाता है, वो ब्लड थोड़ी देर में ब्लीडिंग बंद हो जाती है, और वो होनी जरूरी भी है, नहीं तो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जहां पे आपको कट लगता है वहां पे प्लेटलेट्स आ जाती है एंड दे सिक्रीट 2 प्रोटीन्स, वन इज प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर प्रोटीन इज फिब्रिनोजन। अदर प्रोटीन इज फिब्रिनोजन, ठीक है। तो बेसिकली प्लेटलेट्स कैटलाइज करती है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन वहां पे सिक्रीट होती है, जिसमें से क्या रहता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, द प्रोथ्रोम्बिन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में। एंड देन दिस थ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्ट्स द फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। It converts into fibrin. और फिर fibrin means एक fiber like structure which gets entangled in the RBCs और हमारे पास क्या बन जाता है? Blood clot. Right. So the correct answer is platelets and damaged tissue.
This is basically the enzyme which catalyze the conversion of prothrombin to thrombin. So I think you got it. Next question is, when blood enters the heart, जब blood heart के अंदर enter करता है, A. ventricles contract, B. atrium relax, C. ventricles relax, D. atrium contract. And your 10 seconds are starting right now, and I have given you the figure also, the complete working model you can see here. तो आपको बताना है कि जब blood heart के अंदर enter होता है तो क्या ventricles contract करते हैं, atrium relax करते हैं, ventricle relax करते हैं या atrium contract करते हैं. So take your time and answer me. तो टाइम इज अप एंड यू शुड नो दैट कि हार्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं. हार्ट के अंदर आपको पता है हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 तो होते हैं एट्रियम और 2 चैम्बर्स लोअर वाले हमारे होते हैं वेंट्रिकल. और हार्ट की 2 साइड्स होती है, लेफ्ट एंड राइट. दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट साइड. ठीक है. तो जब ब्लड एंटर होता है हार्ट के अंदर, जब ब्लड एंटर होता है हार्ट के अंदर, तो वो कहाँ से एंटर होता है? एट्रियम से. एट्रियम के अंदर एंटर होता है. और जब भी ब्लड लीव करता है हार्ट को, तो वो कहाँ से लीव करता है? वेंट्रिकल. तो आपको याद रखना है, जब भी ब्लड की फिलिंग होगी, चाहे राइट एट्रियम में होगी चाहे लेफ्ट एट्रियम में होगी, तो हमेशा एट्रियम रिलैक्स करते हैं. हमेशा एट्रियम क्या करते हैं? रिलैक्स. तो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फिल ही नहीं होगा ना, क्योंकि उनका एरिया कम हो जाएगा. तो एट्रियम ऑलवेज रिलैक्स when blood enters the heart, or you can say जब atrium fill होते हैं. Next question is, cardiac cycle is A. contraction of atrium, B. circulation of blood in heart, C. contraction and relaxation of ventricles, or D option is sequence of events that occur in one heartbeat. And your 10 seconds are starting right now. Take your time and give me the right answer in the live chat. And also you have a complete model to recall the things. Time is up and the correct option is option D. That is sequence of events that occur in one heartbeat. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कार्डियक साइकिल है वो एक कंप्लीट साइकिल है. वो क्या है? कंप्लीट साइकिल. और आपको पता है कि कंप्लीट साइकिल क्या होता है कि पहले जो एट्रियम है बेसिकली मैं आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट की तरह बताती हूँ कि लेफ्ट एट्रियम पहले जो आपका लेफ्ट साइड है ये वाला, ये रिलैक्स करता है. ठीक है. और रिलैक्स करने पे इट इज फिल्ड बाय ब्लड, मतलब ब्लड एंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में. उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड कहाँ पे एंटर हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर साइड पे. उसके बाद लेफ्ट, जब यहाँ पे फिलिंग हो रही होती है तब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है. जब वो पूरा फिल हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है, उससे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड है वो एंटर हो जाता है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, दैट इज अरोटा. ठीक है. उसके बाद ब्लड फाइनर आर्टरीज में चला जाता है, इट एंटर्स इनटू आर्टरीज. आर्टरीज से वो क्या बन जाती है? कैपिलरीज. इट एंटर इनटू कैपिलरीज. कैपिलरीज से वो आ जाता है वेन्स में. और आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट वेन्स बनती है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एंड बेसिकली दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू राइट एट्रियम. तो वेन से आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो आ जाता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से वो आ जाता है आपके पास राइट वेंट्रिकल में. ठीक है. और यहां से वो चला जाता है लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन. तो दिस इज हाउ द साइकिल रिपीट्स. और ये जो लंग्स ही थी जहां से प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो रहा था, लंग्स से ही प्योर ब्लड आ रहा था. तो बेसिकली ये पूरा जो इवेंट है, इट कॉज वन हार्ट बीट. इट कॉज वन हार्ट बीट. And that is the reason we can say that cardiac cycle is a sequence of events, all these events, right, that occur in one heartbeat. And heartbeat can be defined as rhythmic contraction and relaxation of heart. So next question is, the rare blood group is, and the options are option A, option B, C is AB, and D is O. And your time is starting right now. Please think properly and answer me carefully in the live chat. जो रेयर ब्लड ग्रुप है वो आपका कौन सा है?
टाइम इज अप. नाउ यू नो दैट कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स है वो ए बी और ओ तरह के होते हैं, और आपको पता है कि किसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है उस अकॉर्डिंग हमारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं. मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव. तो इसमें से जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो है ए बी. लेकिन यहाँ पे ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव भी होता है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ए बी नेगेटिव होता है, जो ए बी नेगेटिव होता है, इट इज फाउंड ओनली इन 1%. is found only in 1%, so it is the rarest one. लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया था, तो ए बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. बट फॉर योर नॉलेज सेक यू शुड नो कि ए बी नेगेटिव हमें 1% मिलता है और जो ए बी पॉजिटिव है वो हमें 2% मिलता है. राइट, सो द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर. जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है बिकॉज ए इट हैज नो एंटीजेंस, बी इट हैज नो एंटीबॉडीज, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नन. टेक योर टाइम एंड लेट मी नो कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अब आपको पता है कि नॉर्मली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है. क्या की जाती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू सिक पर्सन. हेल्दी से सिक पर्सन को ब्लड देने को हम क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, तो जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ, ठीक है, तो हमारे बाय बर्थ हमारे अंदर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं एज पर दी ब्लड ग्रुप्स जो हमें अफेक्ट नहीं करते, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बाय बर्थ जो हमारे ब्लड को जरूरी है, अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप होती है. अब जैसे जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो बाय बर्थ उनके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है बी. अब जिनके अंदर बी ब्लड ग्रुप है उनके अंदर एंटीजन है ए और उसके रिस्पॉन्ड में एंटीबॉडी है ए. बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है. जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनमें एंटीजन्स दोनों ए बी प्रेजेंट है, बट एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है. और अगर हम ओ वाले की बात करें तो ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज सारी है. तो इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, मतलब हम वो किसी को भी दे सकते हैं बिकॉज इट हैज नो एंटीजन्स इन. एंड एक और रीजन हो सकता है बिकॉज इट पोजेस ऑल एंटीबॉडीज इन. राइट, सो 8th क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, एंड डी वी हैव प्लेटलेट्स. And your time has started, so please read it carefully and answer me in the live chat. कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटलेट्स, दैट इज ऑप्शन डी. अब आपको पता है कि जो ब्लड होता है, बेसिकली ब्लड के ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं. ब्लड में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, एंड दे आर फाउंड लाइंग इन दिस लिक्विड दैट इज प्लाज्मा, विच इज 90% वाटर और 10% इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि सपोज आपको कुछ कट लगा, कट से आपके ब्लड आया, तो आप कुछ देर के बाद देखते हो कि जो वो ब्लड है, जो लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड है, दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ जेली लाइक स्टेट विच इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉट. तभी वो ब्लड ब्लीडिंग बंद हो जाती है. तो ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली कौन हेल्प करते हैं? प्लेटलेट्स. एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज हाउ द प्लेटलेट्स लुक्स लाइक. दे आर टाइनी फ्रैगमेंट्स. तो आई थिंक यू गॉट इट कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. और क्यों ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ सिक्रीटिंग 2 प्रोटीन्स which helps in blood clotting or which catalyze the reaction of blood clotting, that is prothrombin and fibrinogen. Prothrombin and fibrinogen. So that is the reason D is the correct option. Next question. The lifespan of RBC is A 120 days, B 110 days, C 100 days and D is 130 days. जो आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब कितने टाइम तक वो जी पाते हैं. एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड, सो आंसर मी इन द लाइव चैट.
So your time is up and the correct answer is option A, that is 120 days. देखो जो आरबीसीज होते हैं बेसिकली दे आर रेड ब्लड सेल्स, और आपको पता है कि ब्लड के अंदर तो ये न्यूमरस है, इतने न्यूमरस है कि जो ब्लड का कलर है वो ही क्या है, रेड है. और ये बनते किससे, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स विच आर प्रेजेंट इन बोन मैरो ऑफ अडल्ट्स, प्रेजेंट इन बोन मैरो ऑफ अडल्ट्स. ठीक है, तो आरबीसीज इतने ज्यादा हमारी बॉडी में है, और आरबीसीज एक इनकम्प्लीट सेल है, ये भी आपको पता होना चाहिए. आरबीसी क्या है, एक इनकम्प्लीट सेल. इनमें ना तो न्यूक्लियस है, ना इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ना ही इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर लैक करती है. अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये और सेल तो बना नहीं सकता है, तो बेसिकली इट डाइज. तो इसका लाइफ स्पैन कितना है, इसका लाइफ स्पैन है 120 days. So that is the reason A is the correct option. This is how they look like. They are disc-like. ये भी आप याद रखो, how they look like. They are disc-like and they are incomplete. So correct option is option A. Next question. The ion which is involved in blood clotting process. Na ion, K ion, Ca ion, or both A and B. एंड योर टाइम हैज स्टार्टेड. सो आंसर भी इन द लाइव चार्ट कि कौन सा आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. तो योर टाइम इज अप. सो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, आई राइट हियर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड स्टेट ऑफ ब्लड या लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड भी कह सकते हो आप, into jelly like state, और कब होता है ये कन्वर्ट, इट गेट्स कन्वर्टेड ऑन एक्सपोजर टू एयर, मतलब जैसे कट लगा ब्लड आया तो धीरे कुछ ही टाइम में जो ब्लड है ये पूरा ऐसे जेली लाइक बन जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है. तो इसका जो प्रोसेस है बेसिकली इट इज कैटलाइज्ड बाय आयन दैट इज कैल्शियम आयन विच इज Ca2 पॉजिटिव. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे ये कहाँ पे Ca2 पॉजिटिव होता है, आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप तो होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज एन इनएक्टिव एंजाइम, राइट. उसके बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये फर्दर इन्वॉल्व होता है विच कन्वर्ट्स इट इनटू थ्रोम्बिन. तो बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम आयन इसको सेकेंड स्टेप के अंदर कैटलाइज करते हैं. तो आई थिंक यू गॉट इट दैट वेयर दीज कैल्शियम आयन्स आर यूज्ड. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू एन एक्टिव एंजाइम विच इज थ्रोम्बिन. तो देयर कैल्शियम आयन्स आर यूज्ड. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Next question is the instrument used to record electric impulse generated in heart. A. Electrocardiogram. B. We have electrocardiograph. Third is electroencephalogram. And next we have is electroencephalograph. And your time has started. So please think properly and answer me in the live chat. So time is up and the correct option is it is electrocardiograph. प्लीज कीप इन माइंड कि नॉर्मली आप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आप यहाँ पे ग्राम बुला सकते थे, और लेकिन यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को ग्राफ बुलाते हैं क्योंकि जो ये ऑब्टेन होता है ईसीजी के बाद आपको पता है इस तरीके से ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि आप देख पा रहे हो. This is basically the electrocardiogram, but the name of the instrument which is used to record electric impulse, that is electrocardiograph. And similarly, if we talk about electroencephalogram and electroencephalograph, it is an instrument used to record electric impulses which are generated in brain, right? And the graph which is obtained is called as electroencephalogram. So please do not get confused. The name of the instrument is electrocardiograph. Next, DASH is regarded as a pacemaker of heart. A. Bundle of His. B. Purkinje fibers. C. SA node. And D. We have AV node. And your time has started and give me the right answer because you can see the live model of heart as well. So tell me कि heart का pacemaker कौन सा होता है इनमें से.
So time is up. Time is up. And the correct option is option C, which is essay note. नॉर्मली देखो जो हार्ट होता है ना हमारे पास, हार्ट का काम होता है बीट करना. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हार्ट का काम होता है बीट करना, या आप कह सकते हो हार्ट का काम होता है टू पंप द ब्लड. अब पंप करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना जरूरी है. अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए इसमें इम्पल्स होना जरूरी है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के इम्पल्स को ओरिजिनेट करे. तो इस हार्ट के अंदर जो हमारा राइट एट्रियम होता है, ये वाला पार्ट जो राइट साइड होती है, यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है विच इज एस ए नोट, साइनो ऑरिक्यूलर नोट. इट इज कॉल्ड एज साइनो ऑरिक्यूलर नोट. इट इज द वन विच इनिशिएट्स द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन हार्ट. मैं लिख देती हूँ, इट इज द वन which initiates the electric impulse in heart, and that is the reason it is called as pacemaker, क्योंकि इसके बिना तो हार्ट अपना काम कर ही नहीं सकता. Got it? So SA node is the correct option. Next question. The muscle present in heart is involuntary, cross-connected, striated, D all. And your time starts right now. आपको मुझे बताना है कि जो हार्ट की मसल्स होती है वो उनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज होती है. जो ये ऑप्शंस दिए हैं, क्या ये सारी प्रॉपर्टीज होती है या नहीं होती है, कोई एक होती है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. यू शुड रिमेंबर दैट द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन हार्ट, इट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल. हार्ट के अंदर जो मसल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, कार्डियक मसल. और कार्डियक मसल के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट इट इज नॉन फैटीग मसल. ये कभी भी थकती नहीं है. इट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग थ्रू आउट द लाइफ. कभी तो हार्ट पूरी जिंदगी चलता है, और जब हार्ट बंद हो जाता है तो हम ही चलना बंद हो जाते हैं, मतलब हमारी डेथ हो जाती है. तो जो कार्डियक मसल है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी तो है कि नॉन फैटीग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये इनवॉलेंट्री है, क्योंकि हार्ट कोई आपकी मर्जी से तो काम नहीं करता है ना. It is a visceral organ. It keeps on pumping the blood. It is involuntary. Cross connected. अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कार्डियक मसल का, जो those fibers are cross connected, और उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स भी आपको दिखते हैं, मतलब स्ट्राइटेशंस भी आपको दिखती है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज mitral valves are present in A, left side of heart, B, right side of heart, C, both sides, और D, none. आपको बताना है कि जो मिट्रल वॉल्स है वो कहाँ पे, हार्ट के कौन से साइड में होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों पे या किसी में भी नहीं. तो टेक योर टाइम एंड आंसर मी इन द लाइव चैट. So time is up and let me tell you the correct option is option A. It is present in the left side. अब आपको पता है जो वॉल्व्स होते हैं, बेसिकली वॉल्व्स को कैसे आप डिफाइन करोगे, दे आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स. जो वॉल्व्स होते हैं दे आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनका काम होता है दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब अगर ब्लड एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया तो वो वापस ना आ जाए, तो ये फ्लैप्स इन चीज का ध्यान रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं उस चीज. ठीक है. मिट्रल वॉल्व्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड. जैसे अगर सपोज मैं ऐसे एक रफ स्ट्रक्चर बनाती हूँ, लेट्स से अगर ये हार्ट का स्ट्रक्चर एक रफ सा बना लेते हैं हम, तो ये जो आपका एवी सेप्टम होता है, आपको पता है दिस इज एवी सेप्टम. इस एवी सेप्टम में वो वॉल्स होते हैं. राइट साइड पे हमें 3 वॉल्स दिखते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्स. ठीक है. लेफ्ट साइड पे हमें सिर्फ 2 ही फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्स. और जो बाइकस्पिड वॉल्स हैं उन्हीं का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व. तो फंक्शन आपको पता लग गया है, कहाँ होते हैं आपको पता लग गया है. सो इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, बाइकस्पिड एंड ऑल्सो मिट्रल वॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप. कौन सा फैक्टर है जिससे एसेंट ऑफ सैप होता है? तो ए इज रूट प्रेशर, बी इज ट्रांसपिरेशन, सी इज ट्रांसलोकेशन एंड डी इज नन. टेक योर टाइम एंड आंसर मी इन द लाइव चैट. Time is up and the correct option is option B. It is transpiration, or you can say it is transpiration pull. अब आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. बेसिकली ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट
एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और आपको पता है ये वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, मतलब छोटे छोटे वाटर वेपर की फॉर्म में ये इवेपोरेट होता है. दिस इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. एंड ट्रांसपिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब बाहर बहुत हीट होती है तो स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है, स्टोमेटल पोर गेट्स ओपन, इट ओपन्स अप, और उससे ट्रांसपिरेशन होती है. ठीक है. देन आपको ये भी पता है कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है, मतलब लीव्स से बेसिकली ये ट्रांसपिरेशन होती है. जो ट्रांसपिरेशन होती है इट हैपन्स फ्रॉम लीव्स, क्योंकि स्टोमेटा में ही लीव्स होते हैं, लीव्स में ही स्टोमेटा होते हैं. तो लीव से जब ट्रांसपिरेशन होगी तो क्या होगा कि उसमें लीव्स के अंदर पानी का प्रेशर कम हो जाएगा. सो दे विल एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द रूट्स, क्योंकि रूट से ही पानी एब्जॉर्ब होता है, एंड रूट विल एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम सॉइल. सो बेसिकली दिस ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प्स इन द formation of continuous channel for the transportation of water from the soil to the aerial parts of plant, and this is what is essence of sap. Next question. The dead cells in xylem. A. Xylem vessels. B. Tracheids. C. Xylem parenchyma. And D. We have both A and B. तो आपको बताना है कि dead cells xylem के अंदर कौन से होते हैं. So take your time and answer me in the live chat. And even you can refer to the picture in order to recall. These are tracheids, these are vessels, these are fibers, and this is parenchyma. तो इस क्वेश्चन में फाइबर्स इंक्लूडेड नहीं है. आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए, ट्रकीज, वेसल एंड पैरेंकाइमा, या बोथ ए एंड बी, और आपको बताना है इनमें से डेड सेल्स कौन से होते हैं. तो टाइम इज अप, और मैं बताती हूँ आपको इसका राइट आंसर क्या है. इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी. लेट मी टेल यू वन थिंग. जो जाइलम है, आपको पता है जाइलम इज वन ऑफ द वस्कुलर बंडल, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम को हम क्या बुलाते हैं, वस्कुलर बंडल्स. जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, नॉट ट्रांसलोकेशन, इट इज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट. अब जो जाइलम है इट इज फॉर्म्ड ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल, फाइबर्स एंड पैरेंकाइमा. 4 चीजों से बना होता है. ठीक है, तो इन चारों में से अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पैरेंकाइमा ही लिविंग है. उसके अलावा ये चारों कंपोनेंट्स क्या हैं, दे आर डेड. ये चारों कंपोनेंट्स क्या हैं, डेड. तो इसीलिए यहाँ पे हमें फाइबर का ऑप्शन तो नहीं था. सो विल गो विद बोथ ए एंड बी, मतलब वेसल्स और ट्रैकीड्स दोनों ही डेड होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैंने आपको बताया कि पैरेंकाइमा इज जस्ट द लिविंग सेल इन द साइलम. उसके अलावा सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The instrument used to measure blood pressure. A. Stethoscope. B. Sphygmomanometer. C. Barometer. And D is none. And your time has started. Take your time and tell me the answer in the live chat. Time is up and the correct option is option B. You know that कि जो हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करता है. अब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है सो ऑब्वियसली इट पंप्स विद द प्रेशर, पंप्स विद द प्रेशर. इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, मतलब ब्लड में एक प्रेशर होता है. ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से मेजर होता है. इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर. राइट, सो यू शुड नो इट्स नेम एंड इवन यू शुड बी थॉट ऑफ विद द स्पेलिंग, क्योंकि बच्चे इसमें यहाँ मोस्टली स्पेलिंग के अंदर गलती करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ एमसीक्यू सेशन, तो यहाँ तो गलती नहीं होगी, बट फॉर नॉलेज सेक आपको ये स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है एंड यू शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम? एंड द ऑप्शंस आर ए. थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स. बी. फ्लैप्स इन एवी सेप्टम. C. Thin walls of atria. And D is both A and C. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज है विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी चीज है जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है. उसमें ऑप्शंस है वेंट्रिकल्स की थिक वॉल्स, एवी सेप्टम के फ्लैप्स, एट्रियम की थिन वॉल्स, या ए एंड सी, मतलब थिक मस्कुलर वॉल्स भी वेंट्रिकल्स की और थिन वॉल्स भी एट्रियम की. Take your time and answer me in the live chat. Time is up and the correct option is option B. The one which prevents the backflow of blood is
दी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल देम एज वॉल्व्स, जिनको हम क्या बुलाते हैं, वॉल्व्स। और आपको पता है वॉल्स कौन से होते हैं, एवी सेप्टम जो होता है, जैसे अगर आपके पास ये लेफ्ट और राइट एट्रियम है और ये नीचे वेंट्रिकल्स है, दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द एवी सेप्टम। और एवी सेप्टम में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वॉल्व। जो लेफ्ट साइड है वहां हमारे पास बाइकस्पिड, जो राइट हैंड साइड है वहां पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं। इवन वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेसल, वी हैव सेमी ल्यूनर वॉल प्रेजेंट इन द वेसल। तो फंक्शन वॉल्स का हमेशा यही रहता है, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, बट नॉट इन जस्ट द केस ऑफ एट्रियम, क्योंकि एट्रियम की जब बात आएगी तो सिर्फ बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बताओगे, आप सेमी ल्यूनर नहीं बताओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीजन इज ए पैथोजन, B infection, C infection symptom and D both A and B. So take your time and let me know कि जो एंटीजन्स होते हैं वो इनमें से कौन सी ऑप्शन है, पैथोजन है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का सिम्टम है, या दोनों A and B. Time is up and the correct option is option A. They are pathogens. Basically जो एंटीजन्स होते हैं they are infection causing agents. They are infection causing agents. ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो भी आपकी बॉडी में के लिए फॉरेन पार्टिकल है, आई राइट इट हियर, जो भी आपकी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, जो आपकी बॉडी के अंदर घुसेगा तो बॉडी उसको एक फॉरेन की पार्टिकल की तरह कंसिडर करेगी और उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, दैट इज द एंटीजन। अब देखो यहाँ पिक्चर में भी मैंने दिखाया कि लेट्स से अगर एक कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आ जाता है तो योर बॉडी डिवेल्प्स एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू इट, दीज आर दी एंटीबॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज होती है ये एंटीजन का इफेक्ट को हार्मलेस करती है। So basically it is a pathogen, that is the infection causing agent. Next question, the outer covering of heart, A cardium, B pericardium, C cranium and D we have pericardium. तो ये आपके पास हार्ट है, आप एक लाइव मॉडल देख सकते हो। तो जो हार्ट का आउटर कवरिंग होता है वो इनमें से कौन सा होता है? तो टेक योर टाइम एंड आंसर मी इन द लाइव चार्ट। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो हमारा हार्ट होता है, लेट्स से इफ आई मेक अ रफ फिगर ऑफ हार्ट, मतलब उस ये पेपर में बिल्कुल मत बनाना, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो आउटर लेयर है जो हार्ट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, दैट इज पेरिकार्डियम। इट इज नॉट कार्डियम, क्रेनियम तो नहीं होता है। क्रेनियम इज द बोनी बॉक्स प्रेजेंट इन द स्कल, मीन्स विच एक्चुअली आप कह सकते हो एक बोनी बॉक्स जो पूरा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। So it is not related to heart. Pericardium कुछ होता ही नहीं है. So here the correct option is option B, that is pericardium. Next question, which blood cells secrete antibodies? And the options are monocytes, B is lymphocytes, C is eosinophils and D is neutrophils. And your time starts right now. और मुझे बताओ कि जो antibodies है वो कौन से blood cells बनाते हैं? So time is up and the correct option is option B, which is lymphocytes. You should know that कि antibodies क्या होती है? Antibodies are basically the proteins. Antibodies क्या होती है? Proteins होती हैं which fight with antigens. जो antigens के साथ fight करती है and they are secreted in response to antigens to make them harmless. To make them harmless, ताकि उनसे हमें कोई नुकसान ना हो। तो लिम्फोसाइट्स हैं जो सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए, डी, बी एंड के। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। एंड आई एम गिविंग यू द टाइम, गिव मी द आंसर इन द लाइव चैट। Time is up and the correct option is option D, that is vitamin K. जो विटामिन के होता है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। और ब्लड क्लॉटिंग में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड है, जैसे इस तरीके से ब्लड कहीं से भी ऊज आउट हुआ बाहर, मतलब कुछ कट लगा तो ब्लड आया, तो ब्लड के अंदर जब ये इस तरीके से आप देखोगे पिंक से फाइबर्स बन जाते हैं ऐसे, जैसे अभी बने थे पिक्चर के अंदर। सो दिस इज बेसिकली द ब्लड क्लॉट विच कन्वर्ट्स द लिक्विड स्टेट ऑफ द ब्लड इनटू जेली लाइक स्टेट। शुरू में जो क्लॉट बनता है वो बहुत सॉफ्ट क्लॉट होता है और कुछ ही टाइम में इट टर्न्स इनटू अ हार्ड क्लॉट।
और फिर इससे एक येलो फ्लूइड सिक्रीट होता है विच इज कॉल्ड एज सीरम, right? So the vitamin basically essential in the blood clotting process is vitamin K. Next question. The clumps of RBCs in plasma is called as A. clumping, B. hemolysis, C. agglutination, and D. we have clotting. Take your time and give me the correct answer this time in the live chat. Time is up and the correct option is option C, that is agglutination. So let me explain it to you. आपको पता है कि जब भी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब भी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब एक हेल्दी से एक इल पर्सन को जब ब्लड देते हैं, सो वी टेस्ट के भी जो ब्लड है वो मतलब जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपिएंट के ब्लड के साथ कंपैटिबल भी है कि नहीं है, वी हैव टू चेक इट. तो उसके लिए एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं. उस कंपैटिबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उसमें डोनर के ब्लड की एक ड्रॉप डालते हैं और रेसिपिएंट के ब्लड की भी एक ड्रॉप डालते हैं. उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करते हैं. अगर तो आपको उसके अंदर आरबीसीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा ब्लड कंपैटिबल है. ऐसे ब्लड को हम इजिली ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. बट अगर यहाँ पे आपको दिखता है कि आरबीसीज इस तरीके से मिलके क्लस्टर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा ब्लड इनकम्पैटिबल है, ऐसा ब्लड हम नहीं दे सकते. और ये जो क्लम्प्स बनना है, मतलब ये जो आरबीसी आपस में जुड़ के क्लम्प्स बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन. दिस इज हाउ दे क्लम्प टुगेदर. Got it? So that is the reason this process is called agglutination and the option C is the correct option. Next question. The lifespan of WBCs. A. Less than 10 days, between 20 to 30 days, approximate 10 months, maybe 2 to 3 days. Take your time and give me the answer in the live chat. That what do you think कि जो WBCs है उनका लाइफ स्पैन क्या होता है. आरबीसी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो WBCs का लाइफ स्पैन क्या होगा, आपको क्या लगता है? Time is up and the correct option is option B, that is between 20 to 30 days. The lifespan of WBCs is 20 to 30 days, between it. WBCs आपको पता है इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और जो WBCs होते हैं, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड दे आर कॉल्ड एज और दे आर रिगार्डेड एज सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट. जैसे सोल्जर्स जो हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही these WBCs protect our body, therefore they are called as soldiers. या तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को खा लेते हैं, either they eat up or they secrete proteins against them that are called as antibodies which fight with the antigen. So this way they protect us. So you should know about the lifespan. It is 20 to 30 days. And one thing more, in comparison to RBC, it is a complete cell. इसमें nucleus वगैरह, endoplasmic reticulum, ये सब होता है, right? So B is the correct option. Next question. Blood circulation was first explained by A option, we have William, B option, Jenner, C option, Mendel, and D option is Pasteur. Take your time and answer me in the live chat. Take your time, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा भी जाता है. So time is up and let me tell you, A is the correct option. A is the correct option. It was first explained by, it is actually the circulation of blood. Blood कहाँ से कहाँ जाता है? It is explained by William Harvey. The complete name is William Harvey. Next question is, which is thicker? A, veins, B, we have arteries, C, we have capillaries, D, all have thick walls. So take your time and answer me in the live chat कि इनमें से कौन सी वेसल है जिसकी थिक वॉल्स होती है. Time is up and the correct answer is option B, that is arteries. So let me tell you one thing. आपने देखा कि blood से हमारे vessels attached होती है. Vessels are something which are meant for the transportation of blood. ठीक है, ताकि पूरे बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचा पाए.
तो जो वेसल्स होती है हमारे पास, these vessels are of three types: arteries, we have veins and we have capillaries, right? तो जो arteries होती है they carry the pure blood, they carry the pure blood, पर एक एक्सेप्शन है हमारे पास, I won't tell you now क्योंकि उस पर बेस से क्वेश्चन हम करेंगे. प्योर ब्लड कैरी करती है एंड दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक. जो वेन्स होती है दे कैरी इम्प्योर ब्लड, बेसिकली दे ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, और हम कह सकते हैं दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, मतलब ये हार्ट तक लेकर जाती है ब्लड. एंड कैपिलरीज इज एक्चुअली अ जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, जहां से सारा का सारा एक्सचेंज होता है. तो आर्टरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होती है, दे आर वेरी थिकर, क्योंकि जब इनके अंदर ब्लड जाएगा तो हार्ट पंप करके ब्लड को भेजेगा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. तो इन ऑर्डर टू विथस्टैंड दैट हाई प्रेशर आर्टरीज आर थिक वॉल्ड. इसीलिए यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? आर्टरीज. अदरवाइज वेन्स आर्टरीज के कंपेरेटिवली थिकर नहीं होती है, और कैपिलरीज तो बहुत बहुत ज्यादा थिन वॉल्ड होती है. इतनी थिन वॉल्ड तभी उनमें से एक्सचेंज हो पाता है. So that is the reason B is the correct option. Next question. The largest vessel in the body. A. Superior vena cava. B. Aorta. C. We have glomerulus. And D is pulmonary vein. Take your time and answer me in the live chat कि body के अंदर largest vessel कौन सी है? Time is up and the correct option is option B. It is aorta. Basically, aorta is the largest artery of a body. It is the largest artery of a body. और इसका काम है कि ये left ventricle से blood लेकर जाता है. Takes the blood from the left ventricle. ठीक है. और फिर aorta आगे जाकर किस में डिवाइड होती है? आर्टरीज में. आर्टरीज फर्दर और छोटी आर्टरीज जिनको हम आर्ट्रियोल्स बुला देते हैं, और फिर इनसे बनती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज, राइट. लेकिन यहाँ पे जो सुपीरियर वेना कैवा है, इट इज एक्चुअली अ वेन, अ बिगर वेन विच brings the impure blood from the upper part of the body. और ग्लोमेरुलस, these are the capillaries which lies in the Bowman's capsule. आपको पता है जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल होता है हमारे किडनी के सेल में, तो वहां पे जो ये कैपिलरीज हैं, these are glomerulus. पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शनल वेन, जो आपको पता है कि क्या करती है. वेन बेसिकली दे टेक, वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है, ठीक, इम्प्योर ब्लड लेकर आती है, और कहाँ पे लेकर आती है? टूवर्ड्स द हार्ट. बट पल्मोनरी वेन इज द वन विच ब्रिंग्स द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, बट इट ब्रिंग्स द प्योर ब्लड. लंग्स से प्योर ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है. बट एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे aorta इज द राइट आंसर. Next question. The normal blood pressure found in humans. A. 110/70 mm of mercury. B. 100/80 mm of mercury. C. 120/80 mm of mercury. And D. 100/70 mm of mercury. Take your time, and this is quite simple question. So please answer me right in the live chat. Time is up and the correct option is option C. As we have already told you and we have discussed कि जो ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसमें एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को हम मेजर भी कर सकते हैं बाय स्विग्मोमैनोमीटर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इट इज 120/80 mm of mercury, and you need to remember it. Last question of the session. The vessels which takes the impure blood from right ventricle to lungs. A. Pulmonary artery. B. We have pulmonary vein. C is coronary artery, and D. We have renal artery. Take your time and answer me right in the live chat. You have the working of heart also. You can see the live model of heart. So I think you can easily recall the answer. Time is up and the correct option is option A, that is pulmonary artery. देखो जो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी होती है, इट कैरीज द प्योर ब्लड, वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, एंड इट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक. बट दिस इज एन एक्सेप्शन कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, इट कैरीज द इम्प्योर ब्लड, इट कैरीज द इम्प्योर ब्लड, और कहाँ लेके जाती है? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स. और क्यों लेकर जाती है? फॉर ऑक्सीजनेशन, दैट इज ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए. Right, apart from it, pulmonary vein
अगेन इट इज एन एक्सेप्शनल वेन, ठीक है, जो लेकर आती है प्योर ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक. कॉरोनरी आर्टरी इज एन आर्टरी विच सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट वॉल्स, इटसेल्फ हार्ट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करती है. और रीनल आर्टरी इज द आर्टरी विच टेक्स द ब्लड टू द किडनी. तो यहाँ पे एज पर क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए. So with this we come to an end of this session. I hope you liked and enjoyed the MCQ session. So one thing I would like to share with you कि इस सेशन को करने के बाद आपको जहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है वहाँ पे लिंक दिया गया है एक पीडीएफ को डाउनलोड करने का. और बेसिकली ये पीडीएफ के अंदर क्या है, इनमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ. राइट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को डाउनलोड करिएगा और ये इनको प्रैक्टिस करिएगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट जो भी हमने एमसीक्यूज किए उनमें या किसी भी चीज में या पीडीएफ में भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. So with this we come to an end of this session. I hope you like it. So me Divya from Arihant Padhaku really thank you for joining the sessions on daily basis. तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहो और एमसीक्यू की तैयारी करते रहो और टर्म 1 की टेंशन को खत्म कर दो. Right, so let's quickly wind up. So my 3 tips for you: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. So thank you, bye bye, take care. We'll meet soon in the next session.